ओशो के संपर्क में मैं आया जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और शायद 12th में के आसपास था वो पीरियड। तो ओशो को पढ़ना सुनना शुरू हुआ सब। और उस वक्त मैं मुंबई में रहता था, मैं मुंबई में ही पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ। फिर हमारे यहाँ एक सेंटर हुआ करता था, एक वृद्ध कपल थे, वो ओशो के सन्यासी थे और उन्होंने काफ़ी ओशो की हिंदी किताब को इंग्लिश में उस वक्त ट्रांसलेट भी कर रहे थे। तो उनके वहाँ हम रोज़ शाम को यंग बच्चे कुछ भी ओशो से जुड़े थे उन वहाँ सुनने जाया करते थे। ओशो जब पुणे में प्रवचन देते थे उस वक्त, तो उसके 2-4 दिन बाद के प्रवचन हमको सुनने मिल जाते थे वहाँ पर। तो ऐसे सिलसिला शुरू हुआ। फिर लगा कि थोड़े ओशो से गहरे जुड़े तो अभी संन्यास लेना है, तो संन्यास ले लिया। पर ऐसा था कि थोड़ा हमारा जो घर का जो बैकग्राउंड था, वो मेरे अंकल काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिव थे और वो उस पार्टी से जुड़े हुए थे जिनके प्रमुख नेता ने ओशो को कभी भी यानी सराहा नहीं, और ओशो ने भी उनको बहुत सारा क्रिटिसाइज़ किया हुआ था। तो उस वक्त थोड़ी दिक्कत आई थोड़ी फैमिली में। तो फैमिली ने कहा कि ये माला कपड़े के साथ तो रहना अलाउड नहीं है। तो फिर हम ने कहा ठीक है, फिर हम अपना अलग से रहने लगते हैं। तो फिर मैं फैमिली से अलग से रहने लगा फिर, और पढ़ाई कंप्लीट की। फिर एक जॉब भी लग गई एक मल्टीनेशनल कंपनी में। फिर थोड़े वक्त के बाद लगा कि मुझे तो कोई सांसारिक जवाबदारी में पड़ने का मन ही नहीं था, तो ना कुछ शादी ब्याह का कुछ प्रश्न ही नहीं उठता था। तो फिर मैं पुणे आश्रम चला गया और कहते लगी मुझे आश्रम में काम भी मिल गया। फिर मैंने वो जो अच्छी खासी जॉब थी उसको भी रिज़ाइन कर दिया। तो फिर ऐसे ही सिलसिला शुरू हो गया आश्रम में। आश्रम में काम, अलग अलग डिपार्टों में काम किया, ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट में काम किया। तो ऐसे आश्रम आना हुआ, जुड़ना हुआ। संन्यास 79 में हुआ मेरा, 78 के एंड में शायद। हाँ, तो तब घर से तो हम कह नहीं सकते थे कि भाई पुणे संन्यास लेने जा रहे हैं। तो थोड़ा डर लग रहा था। चुपके से सारे कपड़े भी डाई करवा लिए थे ऑरेंज। किसी को पता भी नहीं था। तो बस वही 2 जोड़े ऑरेंज कपड़े लेके चले गए पुणे और ओशो से संन्यास ले लिया। और ओशो को मैंने पूछा कि भाई अभी तो ओशो ने कहा क्या कर रहे हो? तो मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। बोले पढ़ाई कंप्लीट करो। मैंने कहा मुझे तो आपके पास ही रहना है यहाँ। बोले नहीं, अभी आप पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, फिर देखते हैं आगे। तो फिर वैसे मैं चला गया फिर वापस। फिर घर आया तो वही जैसे मैंने बताया कि तकलीफ़ शुरू हो गई। फिर पढ़ाई कंप्लीट की और फिर जैसे मैंने बताया ऐसे फिर मुझे लगा कि अभी मुझे अगर मेरी आगे जाके आध्यात्मिक यात्रा में ओशो के साथ ही आगे जाना है, तो मैं क्यों सांसारिक जवाबदारी में पड़ूँ और ये सब। और मेरा क्लियर था एक मार्ग। तो फिर मैंने आश्रम गया, लक्ष्मी माँ से बात की, तो लक्ष्मी माँ ने बोला ठीक है, थोड़े दिन देखते हैं, शुरू करो। वो थोड़े दिन फिर वर्षों सिलसिला चला फिर। वैसे तो मैंने देखो कभी ओशो को आज तक कोई प्रश्न भी नहीं पूछा है ना। मैं ओशो को सुनता था, अपना ध्यान करता था, काम करता था, उसी में इतना आनंद था।
कभी इच्छा ही नहीं हुई कुछ ओशो को प्रश्न भी पूछने की। तो हाँ, ओशो आश्रम में जो माहौल था, जो यानी इतना प्रेमपूर्ण और इतना कि हम बहुत, देखा जाए तो बाहर की दुनिया से हम लोग बहुत ज़्यादा ही काम करते थे, आवर्स को गिना जाए तो। पर ऐसा कभी थकान महसूस नहीं होती थी, यानी पूरे टाइम इतना एनर्जेटिक माहौल रहता था। जैसे हम बाहर कहीं काम करते थे तो ऑफिस या अपने जहाँ भी काम करते हैं तो हम घड़ी देखते हैं कि भाई चलो टाइम हो तो अभी निकलो यहाँ से। और पर आश्रम में कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि कभी घड़ी देखी हो हमने, क्योंकि काम में भी इतना मज़ा आ रहा था। सब सन्यासी हंसते खेलते काम कर रहे थे मज़े से। तो एक कहते हैं ना कि समय का पता ही नहीं चला, जैसे कैसे गुजर रहा है समय, यानी यस। तो यानी कहते हैं ना कि वो बियॉन्ड टाइम की जो स्थिति होती है वो बहुत ही नेचुरली वहाँ घटित होती थी। हाँ, म्यूज़िक तो मेरे जीवन का ओशो के बाद एक दूसरा महत्व का अंग है। तो म्यूज़िक वैसे मैं पहले से ही अपने स्कूल टाइम से कॉलेज में भी गाता रहा। फिर शास्त्रीय संगीत भी सीखा थोड़ा। तो म्यूज़िक तो लाइक मेरे एक जीवन का बहुत ही जुड़ा हुआ हिस्सा था। पर आश्रम में गया जब मैं, तो वहाँ ओशो के साथ रहने का, काम करने का ही इतना आनंद था कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं म्यूज़िक को मिस कर रहा हूँ, यू नो। अब जैसे मैं मुंबई में था तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर जो मैं जॉब कर रहा था ये सब, तो मुझे म्यूज़िक के लिए भी काफ़ी कम वक्त मिलता था। तो मैं, ऐसा लगता था कि मैं म्यूज़िक को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसा। तो मैंने सोचा था चलो आश्रम जाएंगे तो थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो उसमें म्यूज़िक भी कर पाऊँगा मैं। पर यहाँ आके स्थिति एक्चुअली उल्टी हो गई थी आश्रम में। बाहर जो मैं काम कर रहा था इससे ऑलमोस्ट, कहते हैं ना कि 1.5 टाइम मोर आई वाज वर्किंग, एंड और म्यूज़िक के लिए भी मुझे कोई टाइम मिलता नहीं था। हाँ, कभी-कभी हम कीर्तन वगैरह में सम्मिलित हो जाते थे, पर ऐसे पर्सनल रियाज़ के लिए ऐसे कुछ। पर मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं म्यूज़िक को मिस कर रहा हूँ, जो कि व्हिच वाज़ माय फर्स्ट लव, यू नो। तो फिर क्या हुआ कि उस टाइम तो इतना, जब ओशो शरीर में थे, इतना हम म्यूज़िक में एक्टिव नहीं थे आश्रम में। फिर ओशो के शरीर छोड़ने के बाद फिर धीरे-धीरे वाइट रोब में और संन्यास में मैंने ज़्यादा समय देना शुरू किया, सब म्यूज़िक में भी। तो इस तरह से मेरी म्यूज़िकल यात्रा आश्रम में ऐसे शुरू हुई। एक्टिवली कहा जाए तो ओशो के शरीर छोड़ने के बाद ऐसे। हाँ, यानी संन्यास के टाइम जो ऊर्जा का वातावरण पैदा होता था वहाँ पर, बहुत ही सुंदर होता था। और उसमें हमें अपने आप को छोड़ देना होता था, म्यूजिशियंस को, क्योंकि पता नहीं कि वो एनर्जी आपको कहाँ ले जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभी ऐसा भी होता था कि हम लोग बहुत तैयारी करते थे, रिहर्सल पक्की करते थे ये ऐसा, क्योंकि उस टाइम हम सब विदेशी सन्यासी मित्र, भारतीय सब ईस्ट वेस्ट फ्यूज़न म्यूज़िक करते थे सन्यास में। तो यानी बहुत समझो तैयारी करके गए हो जिस दिन, और एकदम कॉन्फिडेंट हो, हैं, कि आज तो बस सब ठीक है। वहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा, साउंड वाला कुछ गड़बड़ कर देगा, ये तो पता नहीं कुछ हो जाएगा। और वो मामला इतना कुछ, जितना हमको लगता कि जितने हम कॉन्फिडेंट थे कि आज इतना अच्छा होगा, वो नहीं होगा। और कभी कभार ऐसा होता था कि समय के अभाव से हम रिहर्सल नहीं कर पाए रहे, पर वहाँ जाके पूरा पिक्चर ही बदल जाता था, इतना अच्छा हो जाता था। इट वाज वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ थिंग, यू नो। तो पर हम जो भी था आनंद बहुत लेते थे।
और लोगों को भी इतना मज़ा आता था। वो जो फ्यूजन म्यूज़िक संन्यास में बजता था, भारतीय और पाश्चात्य संगीत का, बहुत ही अच्छा रहा वो। हाँ, फिर जब मैं आश्रम से मेरा रेसिडेंस मैंने बाहर शिफ्ट किया अराउंड 2000, तो फिर मेरे पास काफ़ी वक्त था। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ नया काम शुरू करूँ, उसके पहले मैं अपना कुछ एल्बम्स निकालूँ, कुछ उस पे एनर्जी दूँ, टाइम दूँ। तो फिर पहला एल्बम निकला ओशो मेरे प्राणाधार, उस पर काम किया। फिर क्योंकि आश्रम, मेरी यंग एज पूरी आश्रम में गई थी और एट द एज ऑफ 40 आई केम आउट, तो इकोनॉमिकल सपोर्ट करना भी ज़रूरी था खुद को। फिर नया काम शुरू किया सब, तो उसमें थोड़ा सा, कोई भी आप नया बिज़नेस शुरू करते तो उसमें थोड़ी एनर्जी टाइम ज़्यादा देनी पड़ती है, तो थोड़ा वक्त उसमें दिया। फिर जहाँ वहाँ थोड़े सेटल हुए और लगा कि अभी थोड़ा सा और म्यूज़िक पे काम करते हैं। उस दौरान लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह चलती रही, पर एल्बम का काम नहीं हो पा रहा था इतना। तो अराउंड 2008 या 9 के आसपास आश्रम के स्पोक्स पर्सन साधना माँ थी, उनका एक स्टेटमेंट आया न्यूज़पेपर में कि भाई ओशो की जो समाधि है वो समाधि नहीं है, उसको समाधि मत कहो आप, वो चोंगसू हॉल नाम है उसका। तो हमें कुछ मित्रों को थोड़ा शक हुआ जो पुणे में रहते थे उस टाइम, कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, जिस चीज़ को आप 1990 से लेकर समाधि मानते आ रहे हो करीबन 18-20 साल तक, और अचानक एक दिन स्टेटमेंट आता है कि भाई दिस इज़ नॉट समाधि, डोंट कॉल इट समाधि। तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि भाई जो भी मैनेजमेंट है ऐसा क्यों है। बोले नहीं, जो है वो यही है और अब से यही रहेगा। तो हमें थोड़ा शक पैदा हुआ कि इसमें कुछ तो गड़बड़ी लग रही है। फिर हमने कुछ आरटीआई में कुछ इंक्वायरी शुरू की, गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह में। फिर हमें बाहर रियल एस्टेट मार्केट में, क्योंकि मैं उसी बिज़नेस से जुड़ा हुआ था, प्रॉपर्टी बिज़नेस से, तो उसमें थोड़ी हमने तहकीकात की, तो पता चला कि आश्रम का कुछ हिस्सा ये लोग बेचना चाहते हैं, और उसमें ये समाधि शब्द उनको अखड़ रहा था कि अगर ये समाधि शब्द रहा यहाँ पर, तो इसमें कोई भी खरीदार हाथ डालने के पहले 2 बार सोचेगा। क्योंकि जहाँ पर भी किसी बुद्ध पुरुष की समाधि हो, उस जगह को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना लीगली पॉसिबल है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दूँ एक एग्ज़ाम्पल, जैसे कि राजघाट पे गांधी जी की समाधि है, वहाँ पर आज कोई भी बड़ा उद्योगपति उसको एज ए रिज़ॉर्ट कन्वर्ट करना चाहे, या उधर कोई होटल बनाना चाहे, या कोई भी और कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन पॉसिबल है, नहीं है। पर बहुत सारे शहरों में महात्मा गांधी रोड है, एमजी रोड है, सबको पता है, वहाँ पर आप कोई भी होटल खड़ी कर लो, रिज़ॉर्ट बना लो, कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर राजघाट जहाँ गांधी जी की समाधि, वहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही जहाँ पर भी बुद्ध पुरुषों की समाधि है, वहाँ पर तो इवन यू कैन नॉट, यू आर नॉट अलाउड टू चार्ज ऑल्सो, फ्री में जाने देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें थी। फिर हमें ख्याल आया कि ये कुछ गड़बड़ है। फिर हमने और तहकीकात शुरू की। फिर पता चला कि आश्रम के ही ट्रस्टियों ने प्राइवेट कंपनियां खोली हुई है, उसमें वो खुद डायरेक्टर्स वगैरह है, और सारी आश्रम की संपत्ति उसमें धीरे धीरे करके वो लोग मैनेज कर रहे, सिफॉन कर रहे। फिर हमने चैरिटी कमिश्नर में एप्लीकेशन लगाई इनकी मिसमैनेजमेंट के ख़िलाफ़। तो फिर ये एक अलग सिलसिला शुरू हो गया। तो मैंने सोचा था कि अभी थोड़ा मैं सेटल हुआ हूँ और म्यूज़िक करूँगा, तो ओशो ने कोई अलग म्यूज़िक पे ही काम पे लगा दिया। फिर ये सिलसिला बहुत लंबा जो अभी तक चल रहा है। तो इसी वजह से थोड़ा म्यूज़िक में थोड़ा ब्रेक आया, क्योंकि इसमें फिर एक के बाद एक इनके कारनामे हमको पता चलते गए, और फिर एक के बाद एक केस इनके खिलाफ़
हमको डालने पड़े और काफ़ी व्यस्त हो गए उसमें हम। तो फिर थोड़ा समय हुआ, उसमें भी करीबन 8 एक साल। फिर लोगों की बहुत डिमांड थी कि भाई अभी आपका एक एल्बम आया था कुछ 15-16 साल पहले, अभी एक दूसरा आना चाहिए, बहुत टाइम हो चुका है। फिर मैंने ओशो मैकदा जो एल्बम है वो बनाया। तो इस तरह से म्यूज़िकल जर्नी को बीच में थोड़ा ब्रेक लग गया, क्योंकि हम ओशो ने कोई दूसरे म्यूज़िक में काम पे लगा दिया था हमको। तो स्वामी अब भी कुछ ऐसे मतलब लाइव बाहर आप प्रोग्राम्स करते हो हाँ, कीर्तन यानी कुछ? जब भी समय मिलता है तो मैं ज़रूर, कोई भी सेंटर इनवाइट करते हैं तो मैं ज़रूर जाता हूँ ओशो कीर्तन के लिए। और प्राइवेट गीत गज़ल्स की कॉन्सर्ट्स भी करता हूँ, सूफ़ी नाइट भी करता हूँ ऐसे। तो लाइव परफॉर्मेंस तो जारी ही है, और अभी और एक एल्बम की तैयारी चल रही है, तो देखो उसमें भी कितना वक्त लगता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ओशो मैकदा मैं आपको बताऊं तो मुझे करीबन 8-9 महीने लग गए थे सिर्फ 6 गाने रिकॉर्ड करने को। क्योंकि जैसे जैसे थोड़ा टाइम मिलता था स्टूडियो में जाते थे, थोड़ा रिकॉर्ड करते थे। यानी इतना लंबा टाइम लग गया, नहीं तो लगना नहीं चाहिए इतना लंबा टाइम। पर जैसे जैसे समय मिलेगा और भी मैं इस पे ज़रूर काम करूँगा, एल्बम्स पे भी।